प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 7 क्रमचय और संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पहले भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर और इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर का क्या महत्व है, हमें इसको पढ़ने के बाद क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं रोज और मैं कहूं कि इसके सभी अक्षरों को लेकर आप शब्द बनाइए। शब्द होना चाहिए 4 अक्षर का, उसका अर्थ हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, और एक अक्षर का एक ही बार उपयोग करिए। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो क्या पाएंगे, OSERSERO, और ऐसे आप शब्द बनाते जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने शब्द बनेंगे, तो आपको यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और लास्ट में आप इन सबको गिन के बता पाएंगे कि कितने शब्द बनने वाले हैं। लेकिन अगर मैं 4 अक्षर की जगह पे 6 या 7 अक्षर का शब्द ले लूं और उसमें पूछूं कि कितने शब्द बनेंगे, जैसे मैं ट्रायंगल ले लूं और आपसे पूछूं जैसे ट्रायंगल, अब मैं अगर इस शब्द को लूं और कहूं कि इससे कुल कितने शब्द बनेंगे, तो अब आपके लिए थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है। तो बच्चों, क्रमचय संचय पढ़ने के बाद ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तुरंत दे लेंगे। अगली बात, आप देखते होंगे कि जो हमारे टेलीफोन नंबर होते हैं बहुत पहले वो 5 अंकों के हुआ करते थे। सपोज करिए किसी का टेलीफोन नंबर है 46422, ऐसे हमने नंबर लिख दिया है 46422, इसमें 5 अंक है। 2002 के पहले लगभग एक में मान लीजिए 2001 के लगभग में, बहुत पहले 2000 या 2001 में दूरसंचार के लोगों ने क्या किया, इसका 1 अंक बढ़ा दिया, मतलब टेलीफोन नंबर में 1 अंक बढ़ा दिया। तो समाज के लोगों ने, जैसे ट्रेनों में जाइए, बसों में जाइए, तो उस समय बड़ी चर्चा का विषय हुआ करता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि टेलीफोन नंबर में कोई अंक बढ़ा दिया गया। तो बच्चों, संचार निगम के लोगों को टेलीफोन नंबर में 1 अंक क्यों बढ़ाना पड़ा, क्या मजबूरी थी, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है मैं वीडियो के किसी भी भाग में मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा और आप इसको खुद भी समझ सकते हैं। अगली बात, अगर आपको प्रायिकता पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो उसमें क्रमचय संचय का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही जितने भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं गणित से संबंधित, उसमें भी क्रमचय संचय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और व्यवहारिक भी है। तो आप हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी क्रम में हम पहला टॉपिक लिखते हैं क्रमगुणित यानी फैक्टोरियल। देखिए, फैक्टोरियल क्या होता है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो तो फैक्टोरियल n, सिंबल देखिए ध्यान से, को n क्रमगुणित यानी कि फैक्टोरियल कहते हैं, तथा यह 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा होता है। अर्थात फैक्टोरियल n बराबर, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 n-1n, यानी 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कर दिया गया है और उसे कहा गया है क्रमगुणित n या फैक्टोरियल n। आपसे मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 5 कितना होगा, तो क्या करना आपको है, 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कर देना है। दूसरी बात,
थोड़ा इसके सिंबल पे ध्यान दीजिए बच्चों। ये जो क्रमगुणित n लिखा है, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसका एक सिंबल और चलता है, इसे हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n, ऐसे भी। मैं फिर लिखता हूँ फैक्टोरियल 5। तो आपको जो सिंबल पसंद हो वो सिंबल इस्तेमाल करिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला सिंबल लिखना ज़्यादा सुविधाजनक है, आसान है। आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 मतलब 1 का गुणा 1 आएगा। फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब हुआ, 1 गुणे 2 यानी कि 2। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 24। फैक्टोरियल 5 1 से लेके 5 तक का गुणा 120। फैक्टोरियल 6 1 से लेके 6 तक का गुणा 720। आपको चाहिए कि कम से कम 1 से लेके 6 तक के क्रमगुणित का मान आप याद कर लीजिए। अच्छा तो होगा कि आप 10 तक याद कर लें, लेकिन कम से कम 6 तक आप जरूर याद रखिए। अगली बात देखिए, यहाँ लिखा है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। तो हमारा फैक्टोरियल शुरू हुआ है फैक्टोरियल 1 से, लेकिन हमने नीचे लिखा है नोट में, हम परिभाषित करते हैं कि फैक्टोरियल 0 बराबर 1। देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 ये परिभाषित किया जा रहा है। ध्यान देंगे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक है 0, फिर भी 0 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, यह हम यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। बड़ी कक्षाओं में गामा फंक्शन की मदद से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी कक्षा की बात है। अगली चीज, फैक्टोरियल n बराबर n गुणे फैक्टोरियल n माइनस 1। देखिए ये चीज क्या है, आपको मैं लिखूं कि फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 1 2 3 4। अगर मैं 4 को अलग कर लूं तो कितना होगा, 4 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। बताइए 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना है, ये है फैक्टोरियल 3, तो हो जाएगा 4 गुणे फैक्टोरियल 3। तो आपके समझ में बात आनी चाहिए कि फैक्टोरियल 4 लिखा है, तो हम लोग 4 को अगर अलग कर लें तो फैक्टोरियल 3 बचेगा। फैक्टोरियल 5 लिखा है, अगर 5 को अलग कर लें तो 5 गुणे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ एक फार्मूला बताया गया है क्या, कि अगर फैक्टोरियल n लिखा है तो n को आप अगर गुणा के रूप में अलग कर लें तो आपको मिलेगा इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर n माइनस 1 भी बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। उदाहरण देखें फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n की जगह पे यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 9 में अगर 9 निकाल लें तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 8। उल्टी बात समझिए, कहीं लिखा है फैक्टोरियल 10, अगर आपको इसमें 11 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा फैक्टोरियल 11। इसी सूत्र से हो जाएगा। आगे मैंने बच्चों एक उदाहरण लिखा है, देखिए कैसा, 1 बटा फैक्टोरियल 6 धन 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8। तो x का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसके दोनों पक्षों में फैक्टोरियल 8 का गुणा कर दे रहा हूँ, कितना होगा, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 धन फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 8। देखिए फैक्टोरियल 8 कट जाएगा। यहाँ देखा जाए उसी ऊपर वाले नियम से अगर मैं इसमें 8 निकाल लूँ तो क्या बचेगा, बचेगा फैक्टोरियल 7। अगर मैं 7 भी निकाल लूँ तो बचेगा फैक्टोरियल 6 और नीचे दिख रहा है फैक्टोरियल 6 धन मैं 8 निकालूँ तो बचेगा फैक्टोरियल 7 और नीचे दिख रहा है कितना, फैक्टोरियल 7। राइट में दिख रहा है आपको x। तो देखिए बच्चों क्या मिला हमें, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा।
क्या बचेगा, 8 × 7 और धन 8, तो क्या हुआ 56 धन 8 यानी कि 64। तो इस प्रश्न का हल हुआ x बराबर 64। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। देखिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यदि एक घटना m भिन्न तरीके से घटित हो सकती है, उसके बाद एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल विधियां यम गुणे n है। देखिए हम इस चीज को एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे, मोहन के पास 3 पॉइंट है 3, P1, P2, P3, तीनों का नाम है P1, P2, P3, तथा 2 कमीजें S1, S2 हैं। कमीज मतलब शर्ट। तो उसके पास पहनने के लिए कितने भिन्न भिन्न जोड़े यानी युग्म हैं। देखिए ये है मोहन, जो कोई एक स्टूडेंट हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। मोहन के पास 3 पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट को मैं लिखता हूं P1, दूसरे को लिखता हूं P2 और तीसरे को लिखता हूं P3। मोहन जब सुबह तैयार होगा तो इन तीनों में से कोई भी एक पैंट पहन सकता है। सपोज करें कि मोहन ने पहला पैंट पहना P1, तो P1 पैंट पहना तो उसके पास 2 शर्ट हैं S1 और S2, तो चाहे तो वो S1 पहने चाहे तो वो S2 पहने। तो 2 तरीके हुए, क्या कि मोहन पहला पैंट पहने पहला शर्ट पहने, या पहला पैंट पहने और दूसरा शर्ट पहने। अगर वो स्टूडेंट P2 पैंट पहनता है तो शर्ट उसके पास 2 हैं, तो इसके लिए भी 2 शर्ट हैं। कौन कौन से, S1 और S2। तो P2 S1 और P2 S2। अगर वह तीसरा पैंट पहनता है तो तीसरे पैंट के साथ 2 शर्ट हैं। कौन कौन सा, S1 और S2। तो क्या दिखाई देगा उसको, P3 S1 और P3 S2। तो जो स्टूडेंट मोहन दिख रहा है वो अपने पैंट शर्ट को कितने तरीके से पहन सकता है, तो जवाब मिला क्या, P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2, फिर P3 S1 और P3 S2। गिन के बताइए कितनी विधियां हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 विधियां हो गई। अब गणना का आधारभूत सिद्धांत देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि यदि एक घटना m भिन्न तरीके से घटित होती है, मोहन 3 पैंट पहन सकता है, कितने तरीके से, 3 तरीके से। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक अन्य घटना n भिन्न तरीके से घटित होती है, शर्ट पहन सकता है 2 तरीके से, 2 शर्ट है तो 2 तरीके से शर्ट पहन सकता है। तो अब गणना का आधारभूत सिद्धांत कहता है क्या, कि दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल विधियां यम गुणे n, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। बच्चों इस नियम का महत्व ऐसे है कि अगर मोहन के पास 10 पैंट होते और 6 शर्ट होते, तो मैं आपसे पूछता कि बताइए कितने तरीके से वो कपड़ा पहन सकता है। तो अब ये फिगर बना पाना 10 पैंट और 6 शर्ट के लिए मेरे समझ से किसी के मान का नहीं है। तो ऐसे में जो गणना का आधारभूत सिद्धांत है वो एक लाइन में जवाब कैसे देगा कि पैंट पहनने की 10 विधियाँ, शर्ट पहनने की 6 विधियाँ, गुणा कर दी 10 के 60, उत्तर आ जाएगा 60। अगली बात, ये जो गणना का आधारभूत सिद्धांत है, यहाँ 2 घटनाएं बताई गई हैं यम और n, लेकिन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर एक तीसरी विधि भी है P, तो कुल विधियां हो जाएंगी कितनी, यम गुणे n गुणे P।
अगर 4 घटनाएं घटित हो रही हैं, पूछा जाए कितनी विधियां हैं, तो चारों तरीकों को आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मुझे विश्वास है कि गणना का आधारभूत सिद्धांत आप समझ चुके हैं। अब वही रोज वाला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जिससे हमने शुरुआत किया था। कहा जा रहा है क्या, रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने शुरुआत कैसे किया था कि ROSE लिख दिया था, और आपसे कहूँ बताइए कितना उत्तर है, तो आपके पास तरीका यही है क्या कि SEOR लिखें और लिखते चले जाएं और लास्ट में गिन के हमें उत्तर बता दें, जो कि तरीका सही नहीं है। तो देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत इस प्रश्न को कैसे हल कराता है या कैसे हमारी मदद करता है। देखिए पहला मैं हल कर रहा हूँ, अक्षरों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, मतलब एक अक्षर का उपयोग आप एक ही बार करेंगे, 2 बार उपयोग नहीं करेंगे। हम करते क्या है कि 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4। 4 अक्षरों का शब्द बनाएंगे तो ऐसा समझिए कि 4 लोग हैं, और जब शब्द बनाएंगे तो ये लोग बैठेंगे अगल बगल में, एक तरह से अपनी जगह को चेंज करके। देखिए आ पहले है, इसमें आ चौथे पे चला गया है, इसमें ई चौथे में है, इसमें ई दूसरे पे चला गया है। तो जब इस बॉक्स को भरेंगे, यानी पहले शब्द के पहले स्थान को भरेंगे, तो आपके पास 4 तरीके होंगे। आर भी बैठ सकता है, ओ भी बैठ सकता है, एस भी बैठ सकता है और ई भी बैठ सकता है। तो इस पहले स्थान को भरने की विधियां हो जाएंगी 4। तो ऐसे समझिए कि एक घटना है जो 4 तरीके से घटित हुई है। घटना क्या है, पहले स्थान को भरने की विधियां। जब दूसरा स्थान आप भरेंगे तो ध्यान देंगे हमसे कहा गया अक्षरों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, तो एक अक्षर तो यहाँ बैठ चुका है, कौन बैठा है हमें इससे मतलब नहीं है, एक अक्षर बैठ चुका है। अक्षर हमारे पास बचे 3, तो इस स्थान को क्या तरीके से भरेंगे, 3 तरीके से। वैसे इस स्थान को 2 लोग बैठ चुके हैं, 2 लोग बचे हैं, 2 तरीके से, और इसको 1 तरीके से, क्योंकि एक ही अक्षर बचा है। अब गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है कि 4 घटनाएं हैं, तो कुल विधियां कितनी थी, m गुणे n गुणे p डैश डैश डैश, तो कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, इसलिए कुल विधियां यानी कि क्या, कुल शब्द, कुल शब्द कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 24। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये फैक्टोरियल 4 है, तो यहाँ हमारे शब्दों की संख्या आने वाली है 24। दूसरे प्रश्न की बात करें, फिर मैं 4 बॉक्स बनाता हूं, 1 2 3 4। इसमें कहा गया है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति मान्य है, मतलब रोज शब्द है तो आप इसको RROS लिख सकते हैं, एक अक्षर का उपयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं। जब इस स्थान को भरने की बारी आएगी तो 4 तरीके होंगे, क्योंकि 4 अक्षर हैं तो 4। लेकिन जब इस स्थान को भरने की बारी आएगी तो अब 3 नहीं बल्कि 4 होगा। 4 इसलिए होगा कि पुनरावृत्ति मान्य है, एक अक्षर का उपयोग आप एक या एक से अधिक बार कर सकते हैं। जैसे देखिए RR लिखा हमने यहाँ, तो इस स्थान को भरने की विधियाँ कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। इस स्थान को भी 4, इसका भी 4, तो कुल विधियाँ या कुल शब्द कितने होंगे, इसलिए कुल शब्द कितने बनेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ये कहाँ से लिखा गया है, गणना के आधारभूत सिद्धांत से लिखा गया है। कितना हो जाएगा, 16 गुणे 16 256। यानी अक्षरों की पुनरावृत्ति मान्य कर दी जाए तो कुल 256 शब्द बनने वाले हैं, इसमें एक अक्षर का उपयोग एक से अधिक बार हो सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्रमचय परमुटेशन।
क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। देखिए अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था रोज, ROSE, चारों अक्षरों को लेके हमने शब्द बनाया था, तो चार में से हमने चारों को लिया था। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास, विन्यास मतलब अरेंजमेंट या व्यवस्था, जिसको दी गई वस्तुओं में से, हमको यहाँ चार वस्तुएं यानी चार अक्षर दिए गए थे, हमने उसमें से चारों को लिया था, एक समय में कुछ या सभी को, यानी आप चाहे तो चार में से चारों को लें या कुछ, मतलब दो को लो, एक को लें या तीन को लें, ऐसी बात यहाँ पे हो रही है। मतलब हम चार में से चारों अक्षरों को ले लें या उससे कम अक्षरों को ले लें और उसको हम अरेंजमेंट कर दें, व्यवस्था बना दें उसकी। ऐसा करने पे जो कुल तरीका दिखाई देगा उसी को हम क्या कहने जा रहे हैं, यहाँ क्रमचय कहने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, हमारे जो रोज के अक्षर थे वो चारों अक्षर क्या थे, चारों अक्षर अलग अलग थे। अब चारों अक्षरों में से आर अक्षर को लेके, यानी एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर या चार अक्षर को लेके शब्द बनाने की बात मैं करने जा रहा हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है, यन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को NPR से निरूपित किया जाता है, जहां R greater than equal to 0 और लेस देन इक्वल टू n, तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं या जो ये फार्मूला हम देने जा रहे हैं, स्टार्टिंग में R की वैल्यू 0 से बड़ी लेके चलेंगे हम, लेकिन बाद में हम इसके बाद आपको समझा देंगे कि R की वैल्यू 0 भी हम रख सकते हैं। इसलिए फार्मूले में मैंने 0 रख लिया है ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। फार्मूला क्या है, NPR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r बराबर n-1 n-2 डैश 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 n-r+1। आप इसको याद रखिएगा और स्पेशली यह चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। देखिए जो रोज शब्द हमने लिया था, ये भी जो सवाल लगाया था ROSE, हमने इसमें चार बॉक्स बनाए थे, आप याद करिए, 1 2 3 4। इसको चार तरीके से भरा था, इसको 3, इसको 2, इसको 1। हमारे आर्टिकल में n वस्तुएं दी गई हैं और R वस्तुओं को लेना है, तो R जगह बनेगा। चार अक्षर थे तो चार बॉक्स बनाया था हमने, R वस्तुएं हैं तो R बॉक्स हम बनाएंगे। कैसे, देखिए, 1 2 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ऐसे ऐसे करते ये आठवां। जब इन बॉक्स को भरने की बारी आएगी तो पहले स्थान को हमने चार तरीके से भरा था, तो पहले बॉक्स को हम n तरीके से भरेंगे क्योंकि हमारे पास n वस्तुएं हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे n। दूसरे स्थान को n-1। क्यों n-1? क्योंकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। एक वस्तु हम भर चुके हैं, हमारे पास n-1 वस्तुएं बचेंगी, तो इस स्थान को हम लोग n-1 तरीके से भर सकते हैं, इसको n-2 तरीके से, और ऐसे चलते चले तो इसको क्या तरीके से, थोड़ा समझते हैं। देखिए, दूसरे स्थान को हम लोगों ने n-1 लिखा है, तीसरे को n-2 लिखा है। क्या लग रहा है आपको? एक घटा के लिखा गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, n-r-1। सारे बॉक्स भर गए तो कुल विधियां कहाँ से, फंडामेंटल लॉ से कितना होता है, NPR हमने सिंबल दिया। क्या करते हैं, इन सारी घटनाओं की जो संख्याएं हैं उनको हम लोग गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा, n-1 n-2 और डैश डैश से कितना हो जाएगा, n-r+1। यही बच्चों आपका फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में एक प्रॉब्लम यह है कि आपको बड़ा बोझल दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग आसान करते हैं। कैसे,
n माइनस 1 n माइनस 2 और यहाँ n माइनस r प्लस 1। हम इस संख्या को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअली गुणा कर देते हैं, तो आगे क्या होगा n माइनस r, देखिए घटा के हमने लिख दिया, उसके बाद n माइनस r माइनस 1 और ऐसे घटते घटते 3 2 1। एक्चुअली संख्या n से घटते घटते n माइनस r प्लस 1 हो गया था, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया, हमने इसको 1 तक पहुंचा दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने गुणा किया है, तो उस चीज़ का हम लोग भाग भी दे दें। कितना? n माइनस r माइनस 1 और ऐसे ऐसे लास्ट में 3 2 1। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा दिख रहा है, नीचे 1 से लेके 1 2 3 डैश 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 n माइनस r तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा दिख रहा है। तो आप बताइए कि अंश में क्या दिख रहा है? तो अंश में दिख रहा है आपको क्या? फैक्टोरियल n, और हर में क्या दिख रहा है? फैक्टोरियल n माइनस r। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला? NPR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ये फाइनल रिजल्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एक उदाहरण देखते हैं, 5p3 का मान ज्ञात कीजिए। कितना होगा 5p3? फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 3। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा कि NPR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे। कितना? 1 2 3 4 5, 5 माइनस 3 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान होगा 1 गुणे 2। कितना होगा ये? 120/2 बराबर 60। उत्तर आ गया 60। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है। NP0 और NP1 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो फार्मूला हमने लिखा था, हमने कहा था कि जो r का मान है वो कितना है? ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n। ये था हम लोगों ने जो प्रमेय प्रूफ किया है, या हम लोगों ने जो सूत्र प्रूफ किया है, उसमें r का मान 0 से बड़ा था। लेकिन यहाँ देखिए NP0 कितना होगा? NP0 फार्मूला लगाएं तब फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 0 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n कट के आ जाए कितना? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि n वस्तुओं में से 0 वस्तुओं को लेकर, मतलब एक भी वस्तुएं न ली जाएं, उसकी कितनी विधियां होंगी? 1। अर्थात हमारा जो ये सूत्र था जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया था, उस सूत्र में अगर r बराबर 0 भी रख लिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए यहाँ r 0 हो सकता है। हमने सूत्र में इसका सीधे इस्तेमाल कर लिया था। दूसरी चीज NP1 कितना होगा? देखिए फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 1। n को अगर बाहर किया जाए तो कितना होगा? n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1, एक कट जाएगा, आ जाएगा n। बेहतर है कि आप याद भी रखिए क्या कि NP0 बराबर 1 और NP1 बराबर n। इसको भी सीधे आप याद रखिए, आपको ये काम देगा। गृहकार ले लीजिए आप। इस गृहकार को आप बड़े मन से सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो कंसेप्ट आज बताया गया उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम क्रमचय संचय के द्वितीय भाग के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।